डेरिवेशंस को देखकर पीसीबी स्टूडेंट का रिएक्शन बी लाइक। में याद कर लेंगे, आई मेमोराइज इट। हे एवरीवन, दिस इज रोहित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs। क्या डिस्कस करने वाले हैं? PYQs डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। और ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और इस तरह के वीडियोस का आपका सपोर्ट रहेगा तो और भी अच्छे तरीके से वीडियोस आते रहेंगे। और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। बहुत सारे लोग होते हैं पूरा वीडियो देख जाते हैं और ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से बनाते हैं आपके लिए वीडियोज़। वन मोर थिंग, हम इस वीडियो में केवल एक नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। व्हाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिन्हें हम ई से दिखाते हैं और एरो जिस डायरेक्शन में चल रही होती है उन्हें एरो के से दिखा देते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इंटर करती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं फाइंड करती? यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रही हैं, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रही हैं तो इसमें से निकल रही हैं। क्लोज लूप तभी बन पाएगा जब ये इसके अंदर भी बन पाएंगी, और ये इसके अंदर नहीं बन पाती हैं क्योंकि चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। वही देखते देखते दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। तो टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q coulombs आर सस्पेंडेड बाई टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग of equal length, what would be the effect of force when a plastic sheet is placed between the two? अगर देखो ये कह रहा है दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड Q कूलम है, तो तुम जब यहाँ पे इसको सस्पेंड करोगे तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जब सेपरेट हो जाएंगे तो ये भी Q कूलम में, ये भी Q कूलम में, मान लेते हैं इसकी लेंथ L है। समझना ये है कि पहले ये इस तरह रखे थे, इसकी डिस्टेंस बीच की R मान लेते, तो कूलम लॉ की वजह से फोर्स निकलेगा 1/4 पाई, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 यानी Q² हो गया। तो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे जब हमने एक प्लास्टिक सीट इंसर्ट कर दी है, कर दी है, मान लेते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसका जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नया फोर्स F डैश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q²/R²। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K किस बला का नाम है? वो इस बला का नाम है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम में और फ्री स्पेस में। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो इस मीडियम की परमिटिविटी आ जाती है, तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में उन दोनों की टक्कर क्यों नहीं होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में टकराती क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टकरा गई तो एक ही पॉइंट पे दो आपकी पोजीशन या डायरेक्शंस दिखाई जाएंगी। समझे? एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस दिखानी पड़ेंगी अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टकरा गई, और जो कि संभव नहीं है। तो यही है एक आंसर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो जाती हैं, अगर वो टकराएंगी तो वो संभव नहीं है। तो एक और क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट पॉइंट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। द लाइन ज्वाइनिंग देम, इस जो लाइन जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करते हैं उनके अलोंग, ठीक है। राइट अ कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। यहाँ पे दो कंक्लूजन पूछ रहा है, इसका मतलब ये है, ये एक नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है। तो आपके दो कंक्लूजन्स अगर आप एक लिखेंगे तो आपको 1/2 मार्क्स मिलेगा, आपको दूसरा लिखेंगे तो आपको 1/2 यानी 1 मार्क्स पूरा मिलेगा। तो अब बात आती है कि क्या कंक्लूजन्स हैं वो। देखिए ये पॉइंट P है और सबसे बड़ा यहाँ क्लू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है एट पॉइंट P। तो आप ये एक चीज़ ये देखिए, एक मान लेते हैं ये चार्ज दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो भाई यहाँ इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो हमें क्या मतलब है, अगर देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही हो जाती, दोनों का समअप हो जाता है। लेकिन अगर एक नेगेटिव होगा, मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तभी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, दूसरी की वजह से इधर होगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरा यार बात आती है मैग्नीट्यूड की। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड देखिए, जो दूर है चार्ज उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तभी, और जो पास में चार्ज है उसका पहले दूर वाले से कम होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तभी यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तभी आप यहाँ पर दोनों के मैग्नीट्यूड अलग इक्वल होंगे तभी ये कैंसिल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं कैंसिल हो पाएंगे। इसलिए इतना होगा इसका मैग्नीट्यूड कि दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एकदम इक्वल हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इनके चार्ज होंगे। यहाँ मतलब कि चार्ज इसका जो दूर है चार्ज उसका मैग्नीट्यूड जो पास है चार्ज उससे बड़ा होगा। डिफाइन डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। ये दोनों हटा दीजिए, पहले समझते हैं कि डाइपोल क्या है। डाइपोल होता है जब आप
जब आप किन्हीं दो इक्वल चार्जेस को किसी एक सेपरेट डिस्टेंस यानी फिक्स डिस्टेंस से, मान लीजिए डी से आप इसको सेपरेट करते हैं और इक्वल चार्ज होता है, बस मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन आपकी जो चार्जेस का जो साइन होता है वो चार्जेस का साइन दूसरा होता है, तब ऐसी कंडीशंस में ये डायपोल कहलाता है और ये फिक्स डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब बात आती है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट, डिफाइन डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इसमें से प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, यानी इन दोनों में से किसी का प्रोडक्ट, किसी एक का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड मान लीजिए, यानी क्यू का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस सेपरेटेड बाई डिस्टेंस सेपरेटिंग बोथ द चार्जेस, मतलब क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी। तो ये आपको पी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। अब ये समझ में आता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यार ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, और वेक्टर होती है, इसलिए हमें यहाँ पे ये भी लगाना होगा। एक और चीज़ ये है कि ये जैसे कि मैंने वेक्टर पी कहा, तो एक ये वेक्टर डी, क्योंकि दोनों तरफ वेक्टर होगा ना, तो ये वेक्टर क्योंकि जो क्यू है, कूलॉम्ब है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो है डी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ द डिस्टेंस आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, मतलब क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाना है, आर की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाना है। तो यार मैंने देखो ड्रॉ कर लिया, ये आपका वाई एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में आपकी ई है और एक्स एक्सिस में आपकी आर है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, एक्स एक्सिस में आपकी आर है। एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि आपका फोर्स होता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये अब 1 ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और अगर मान लीजिए इसको कह देता ये क्वेश्चन कि आप 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बनाइए, या फिर ऐसा कुछ कह देता कि 1/r के प्रोपोर्शनल बनाइए, तो 1/r के प्रोपोर्शनल बनाने के लिए कह देता, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r को मान लेते, चलिए m मान लेते हैं, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता, m स्क्वायर हो जाता। तो अब इसका ग्राफ कुछ पैराबोलिक फंक्शन बन जाता। अगर कह देता क्वेश्चन कि आप इसका ग्राफ 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बनाइए, तो इसका ग्राफ क्या हो जाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। ऐसे तो ऐसे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग वेरी करना है। वैसे मैक्सिमम जो एनसीईआरटी में दिए होते हैं वो पूछे जाते हैं। अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव, यानी एक ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक प्रोटॉन आपका रखा गया यूनिफॉर्म, और इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक प्रोटॉन यहाँ पे रख दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये कह रहा है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव, यानी पॉजिटिव चार्ज तो यार हम ऑब्वियसली बात है जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। In which orientation a dipole placed in a uniform electric field is in stable equilibrium and unstable equilibrium। तो पहले बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब चलिए मान लेते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन है, मतलब मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो एक डाइपोल आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक माइनस चार्ज क्यू होना चाहिए, एक क्रॉस चार्ज प्लस क्यू होना चाहिए, और एक आपकी फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए, आर या फिर डी मान सकते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब माइनस चार्ज आपका इस तरफ हो और पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, और माइनस चार्ज आपका इस तरफ हो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब यहीं पे आपकी इसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं, जब आपका पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो और नेगेटिव चार्ज आपका इस तरफ हो, तब आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच पाथ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वाई। तो देखो तुम एक चीज़ देख सकते हो, ये एकदम आया हुआ क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आए हुए ही हैं। तो मैं कह रहा था कि देखो पहला तो यार मेटेलिक स्फीयर कह रखा है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती नहीं है, पहली बात यही एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर इंटर करती हैं, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ये डी है ऑप्शन, ये आपका दे रखा था मैंने बनाया ABCD, तो आपका डी आंसर सही है और मैंने आपको कारण भी बता दिया। अगर इतना वीडियो देख ही चुके हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा वीडियो देख लिया सब्सक्राइब ही नहीं किया, वो नहीं हो पाएगा।
देखो, अ डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट वेक्टर p is present in uniform electric fields vector E. Write the value of angle between vector p and vector E for which the torque experienced by the dipole is minimum. तो देखो, पहली बात ये क्या होता है, टाउ क्या होता है। ये जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम अपना एक डाइपोल उठा के रख देते हो, मान लीजिए जो भी तुम्हें रखना, जिस भी कंडीशन में, स्टेबल अनस्टेबल जिसमें भी रखना हो, तो इसके द्वारा जो टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाता है वो टॉर्क कितना होता है, तो यार वो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e होता है। अगर तुम इसको लिखना चाहोगे तो p e साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा। अब साइन थीटा की बताओ मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब वो 90 डिग्री होता है। मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो टॉर्क मिनिमम लगाना है हमें, टॉर्क मिनिमम लगाना है तो थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री होनी चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए। और दूसरे शब्दों में कहना चाहोगे तो जो आपका डाइपोल मोमेंट होना चाहिए वो स्टेबल कंडीशन में होना चाहिए, यानी आपका प्लस इधर होना चाहिए और माइनस इधर, क्यू इधर होना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।